हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एसीसी या एसबीआर का कंसोलिडेशन। जो चैप्टर अपना चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग एसबीआर के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं, बट क्योंकि कई स्टूडेंट ने एसीसी F7 जो है वो या तो अच्छे से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कई बार नहीं पढ़ा हुआ होता, कई बार एग्जाम्शंस हैं, तो इसलिए अपन पूरा का पूरा बेसिक से देख रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वैसे तो F7 के अंदर कवर है, बट फिर भी हम यहाँ पे एक बार अज्यूम करते हैं कि आपने F7 के अंदर इतना अच्छे से इसको नहीं पढ़ रखा। ठीक है, तो हम एक F7 का ही क्वेश्चन लेके और क्लास में डिस्कशन चालू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना सीखा था, उसमें डेफर्ड कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट और कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में समझा था। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे और भी हमारी मैच्योरिटी इस चीज में बढ़ती जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर बेस है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं TU1 फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ही है और F7 का क्वेश्चन है, बट इससे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगी कि प्री एंड पोस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैव बीन प्रिपेयर्ड एट 31 दिसंबर 2008। तो बोल रहा है कि ये बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर्ड है। एक तो डी कंपनी और एक जे कंपनी है। नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन जोन्स। ठीक है, डी कंपनी ने जोन्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, करंट असेट्स दे रखी है अपन को। इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड करंट लाइबिलिटी, ये सारी चीजें गिवन है। ये कौन सी डेट की बैलेंस शीट है? 31 दिसंबर 2008। ठीक है, डी एक्वायर्ड 16,000 इक्विटी शेयर्स $1 इन जोन्स ऑन 1 जनवरी 2008 when zones retained earning stood at 20,000 and its share premium was 10,000। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, है ना। अब एक नया टॉपिक चालू हो रहा है। इस अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें जो बैलेंस शीट की डेट थी उसी दिन कंसोलिडेशन हो रहा था। मतलब जिस दिन बैलेंस शीट की डेट थी उसी दिन कंट्रोल एक्वायर कर रही थी कंपनी। होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर कंट्रोल जो है सेम बैलेंस शीट डेट पे ही एक्वायर किया था। ठीक है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन, दो डेट्स होती है, देखो, एक तो डेट होती है एक्विजिशन की। ठीक है, मतलब किस दिन हमने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। सिंपल भाषा में बोलूं तो किस दिन होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी बनाई। ठीक है, किस दिन मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर हुए। और एक होता है डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, किस दिन कंसोलिडेशन हो रहा है, किस दिन बैलेंस शीट बन रही है, मीन्स ये। वैसे ये दोनों डेटें जो है अलग अलग होती है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि हमने एक्वायर किया हो, पता नहीं कब एक्वायर किया हो, हमने 50% से ज्यादा शेयर बहुत पहले ही खरीद रखे हो सकते हैं होल्डिंग ने सब्सिडरी के। और बैलेंस शीट जो है, कंसोलिडेशन जो है, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर साल चलता रहता है। जब तक आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, आपकी सब्सिडरी रहेगी, तब तक आपको जिंदगी भर तक कंसोलिडेशन हर साल करते रहना पड़ेगा। आप सोचिए, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी जो है मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो टाटा कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी ऐसी सब्सिडरी कंपनीज होगी जो 100 ईयर्स पहले एक्वायर किया गया होगा। ठीक है, सपोज 1920 के अंदर एक टाटा ने एक सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया। ठीक है ना, मींस 50% से ज्यादा किसी कंपनी में शेयर खरीदे, सिंपल बात ये। और आज 2022 के अंदर अपन उसको कंसोलिडेशन कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा पॉसिबल है। क्लियर? दोनों डेट्स में फर्क समझ में आया। अब होता क्या है, जिस दिन हम एक्वायर करते हैं, कंट्रोल जिस दिन एस्टेब्लिश होता है, हम उस दिन कैलकुलेट करते हैं कि गुडविल कितनी आई है। समझे बात को आप? ये इंपॉर्टेंट है। हम गुडविल कैसे निकालते हैं? हम कॉस्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट्स कितने में एक्वायर्ड किया, प्लस एनसीआई फेयर वैल्यू पे लेते हैं और माइनस कर देते हैं सारी की सारी नेट असेट्स को। ठीक है, तो ये सब जो कैलकुलेशन है, इसके बाद जो लास्ट में फिगर निकल के आता है, ये इसे क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, ये गुडविल किस दिन कैलकुलेट हो रही होती है, ये कैलकुलेट हो रही होती है जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया था, लाइक 1920 के अंदर। और तब से गुडविल का अमाउंट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। मींस आप अगर 2022 के अंदर भी कंसोलिडेशन करोगे, ठीक है, जो सब्सिडरी आपने 1920 में एक्वायर करी थी, तो गुडविल का अमाउंट सेम रहेगा। बस एक एक्सेप्शन है कि गुडविल का हर साल क्या हो सकता है, इम्पेयरमेंट हो सकता है। आपको पता है कि गुडविल की वैल्यू धीरे धीरे हम इम्पेयर करते हैं, अमोर्टाइज नहीं करते, इम्पेयर करते हैं। अमोर्टाइज और इम्पेयरमेंट में डिफरेंस होता है। अमोर्टाइज तो एक सिस्टमेटिक जो एलोकेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इम्पेयरमेंट जो है सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। ठीक है, अगर कंडीशंस बन रही है तभी इम्पेयरमेंट करते हैं, वरना जरूरी नहीं है। बट अभी अपन इम्पेयरमेंट की बात नहीं करेंगे। तो अभी आप ये मानिए सिंपल के अगर इम्पेयरमेंट नहीं है तो गुडविल की कैलकुलेशन हमेशा जिंदगी भर तक गुडविल का अमाउंट सेम रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिंपल इसलिए हो रहा है कि हम देखते हैं कि हमने जब किसी कंपनी को एक्वायर किया तो उस दिन एक्वायर करने में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। ठीक है, और गुडविल किसको दिखाता है, लॉस को। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। जब भी हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो सबसे ज्यादा पेमेंट किस बात का हुआ, गुडविल का, राइट। चलो थोड़ा सा ये आपको जो है बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि F7 के अंदर भी सारा का सारा था, बट एक बार वापस से हमने रिवाइज कर लिया। तो डी एक्वायर्ड 16,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी $1 शेयर्स इन जोन्स ऑन 1st January 2008 when Jones retained earning stood at 20,000 and share premium was 10,000। ठीक है, अब जरा देखो ये जो जे कंपनी है, जोन्स है, जोन्स के कितने शेयर्स हैं, 20,000। ठीक है ना, और हर शेयर $1 का है। ठीक है ना, तो कैपिटल 20,000 के तो डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे 1 से, तो तब भी 20,000 ही निकलेगा। और हमारे पास कितने शेयर हैं, 16,000। तो कितना परसेंट शेयर हो गया बताओ, 80% हो गया। तो 80% कंट्रोल किस दिन स्टेब्लिश हो गया था, 1st January 2008 को। ये कंट्रोल की डेट है। ठीक है, इसे हम डेट ऑफ एक्विजिशन भी कहते हैं कि किस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया। बट हमें क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट बनानी है आपको 31 दिसंबर 2008 की। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, राइट। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो दोनों डेट सेम थी। ठीक है ना, अब क्या फर्क पड़ेगा, कैसे करेंगे, वो तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। अब यहां पे एक कैलकुलेशन होती है कि जैसे नेट असेट्स निकालते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से समझना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पूरे टाइम काम में आएगी। इसमें एक होगा पोस्ट, सॉरी एक होगा प्री, एक होगा पोस्ट और एक होगा टोटल। ठीक है, आप कह सकते हो टोटल 4 कॉलम बन रहे हैं, एक पर्टिकुलर्स का, एक प्री का, एक पोस्ट का और एक टोटल का। प्री मतलब क्या, प्री मतलब जिस दिन हमने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, 1st January 2008। ठीक है, और टोटल मतलब जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और पोस्ट मतलब इन दोनों के बीच का समय। जैसे यहां पे कितना हो गया, 1 ईयर। ठीक है ना, ये 1 ईयर हो गया 1st January 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक, राइट। चलो अब नेट असेट्स निकालने का क्या तरीका होता है, या तो सारी असेट्स ऐड कर लो, ठीक है ना, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लो, या फिर हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से नेट असेट्स निकालते हैं। तो नॉर्मली हम क्या तरीका यूज करते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो आप देखिए कि
डी ने जिस दिन जे को एक्वायर किया उस दिन जे के जो रिटेन अर्निंग्स थे वो 20,000 थे, शेयर प्रीमियम 10,000 था। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितने थे 20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 10,000। क्लियर। एक और होता है नेट एसेट्स शेयर कैपिटल। ठीक है ना, तीन ही चीजें होती है नेट एसेट्स में। शेयर कैपिटल देखिए 20,000 शेयर कैपिटल है 31 दिसंबर 2008 को। तो शेयर कैपिटल में आप हमेशा नॉर्मली ये मानते हैं कि वो पहले भी यही होगी, बीच में शेयर इशू नहीं करे होंगे, तो 1 जनवरी 2008 को भी यही शेयर कैपिटल होगी। ओके भाई, अपन सोच तो मैच्योरिटी से सकते ही हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेगी, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो नॉर्मली। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, जैसे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 था, तो इसने क्लैरिटी के लिए बोल दिया कि 10,000 ही पहले था, मींस सिक्योरिटी प्रीमियम सेम था। वैसे भी सेम ही रहेगा क्योंकि शेयर तो इशू हुए नहीं है, शेयर इशू होते तो प्रीमियम चेंज होता। ठीक है, और रिटेन अर्निंग अभी 25,000 है, बट पहले रिटेन अर्निंग कितनी थी 20,000 थी। ठीक है, तो अभी रिटेन अर्निंग कितनी है 25,000, सिक्योरिटी प्रीमियम यही है और शेयर कैपिटल सेम है। ठीक है ना, मतलब ये दोनों फिगर सेम। ये क्लियर क्या? ये अपन करते क्यों है ये काम, ये क्या है, आपको क्या दिखनी चाहिए, ये नेट एसेट्स है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे पढ़ो कि ये क्या है, नेट एसेट्स है। भाई नेट एसेट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अपन स्कूल में बहुत, जब अपन 11th क्लास में थे तो ही एक इक्वेशन पढ़ते थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। बताओ पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? और उस कैपिटल के अंदर स्कूल में अपन प्रॉफिट ऐड कर देते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती थी, राइट। अब देखते हैं पोस्ट में, मतलब एक साल बाद क्या चेंज आया। 1 जनवरी 2008 के बाद रिटेन अर्निंग्स में कितना चेंज आया। ये क्यों चेंज आता है, क्योंकि कंपनी ने जरूर प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, शेयर प्रीमियम में और शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, राइट। अब तो नेट एसेट्स पहले कितनी थी, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया था 50,000 की नेट एसेट्स थी। बाद में नेट एसेट्स कितनी बढ़ गई 5,000 की बढ़ गई, और टोटल नेट एसेट्स कितनी है 55,000 है, राइट। अब इसमें देखो, अब मैं एक नया काम कर रहा हूं, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। ये जो 5,000 की नेट एसेट्स इंक्रीज हुई है, ठीक है, जो नेट एसेट्स इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। ठीक है, अब क्योंकि आप एसबीआर पढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मान लो कंपनी बोलती है कि हमने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आप क्या समझते हैं 5,000 के प्रॉफिट से, वो प्रॉफिट कहां गया? ठीक है ना, आप सोचो एक बार, ये सब चीजें छोड़ो, ठीक है, और एक बार दिमाग लगा के सोचो कि आप एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, आप जो है आपने क्वालिफाई कर लिया पूरा एग्जाम और एक कंपनी में गए और आप P&L बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, और वहां पे आपको 5,000 का आपने प्रॉफिट निकाला। ठीक है ना, सेल्स एक्सपेंडिचर लेस करके सब कुछ करके प्रॉफिट निकाला 5,000 का। आपने जो आपके मैनेजर हैं या आपके सीनियर है, ओनर हैं, मैनेजमेंट है, उनको आपने रिपोर्टिंग करी और बोला 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, टोटल पूरे ईयर का। अब वो जो मैनेजर है आपका या ओनर है, वो कॉमर्स का पर्सन नहीं है। ठीक है ना, और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा अच्छी बात है, ये कहाँ है प्रॉफिट? तो आपने कहा सर ये देखो P&L है, इसमें देखो 5,000 रुपीज आ रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है, ये तो आपके अकाउंट्स की कैलकुलेशन में आ रहे हैं, बट मेरे को जानना है कि ये टेंजिबल आइटम है या नहीं है, ये कहाँ दिखेगा मुझे? ठीक है ना, इसको मैं कैसे फील कर सकता हूँ? तो आप उसको कैसे समझाओगे? आप क्या बोलोगे कि हमने इनकम जितनी भी कमाई उसमें से एक्सपेंडिचर लेस करे और 5,000 का प्रॉफिट बचा। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है अकाउंट्स में 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट रियल में है कहाँ? तो आप क्या बोलोगे? 5,000 देखो सर बैलेंस शीट के अंदर कैश रखा हुआ है, ऐसा बोलोगे क्या? जरूरी थोड़ा है कि प्रॉफिट का अमाउंट और कैश का अमाउंट इक्वल होता है, नहीं होता।
ठीक है ना, कैश तो लोन भी ले सकते हो आप। तो वो जो प्रॉफिट होता है, ध्यान सुनना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप क्लियर कर लो। वो जो प्रॉफिट होता है 5000 का जो आपने प्रॉफिट कमाया, आप सिंपल ये बात कह सकते हो कि सर आप अपनी पहले की नेट असेट्स चेक करो, पिछले साल जो नेट असेट्स होगी और इस साल जो नेट असेट्स है उसमें 5000 का इंक्रीमेंट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय नेट असेट्स? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो वो जो अमाउंट बचा उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? प्रॉफिट मींस इंक्रीज इन नेट असेट्स। अब ये 5000 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ कहाँ गया होगा? आपने कुछ फर्नीचर इंक्रीज कर लिया हो सकता है अपनी बुक्स में, या आपने आपके गोडाउन में फर्नीचर और रखा आ गया, और स्टॉक आपके पास थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा अमाउंट डेटर में चला गया होगा, थोड़ा सा अमाउंट कैश में चला गया होगा, ठीक है, थोड़ा प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज कर लिया, ऐसे करके 5000 का नेट इंक्रीमेंट हुआ है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, राइट। तो ये जो 5000 का प्रॉफिट है जिसे हम कह रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है ना। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्यों बोला? क्योंकि आपने कंट्रोल किस दिन एक्वायर किया है? 1 जनवरी 2008। उसके बाद जो प्रॉफिट कमाया उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट के अब 2 शेयर डिवाइड होंगे, ठीक है ना। एक शेयर जाएगा होल्डिंग के पास और एक शेयर जाएगा कहां पे? एनसीआई के पास, ठीक है। तो अब मैं एक वर्किंग कर रहा हूं, 80% 20% है ना। 5000 का 80% कितना हो गया? 4000, और 5000 का 20% 1000। मेरे हिसाब से आपको 80% तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। 80% ऐसे आया था जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, राइट। अब हम करते हैं गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पोस्ट और प्री का फंडा क्लियर करना, राइट। अब गुडविल कैसे निकालते हो आप? सबसे पहले चेक करते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा? चेक करो जरा, कितने का इन्वेस्टमेंट था? इन्वेस्टमेंट थे आपके बुक्स में 60,000 के, ठीक है। प्लस एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू पे। एनसीआई फेयर वैल्यू देखो कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 12,500, राइट, माइनस नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। कितनी नेट असेट्स थी? 50,000 की। तो ये आ गया गुडविल का अमाउंट। कितना हो गया चेक करो, 22,500 हुआ शायद, ठीक है। तो 22,500 आ गया। क्लियर क्या? तो गुडविल की कैलकुलेशन हमेशा किस दिन होती है? जिस दिन हम कंट्रोल एक्वायर करते हैं उस दिन, ठीक है। मतलब जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है उस दिन की। जैसे डेट ऑफ एक्विजिशन इस क्वेश्चन में क्या है? 1 जनवरी 2008। इस दिन ये गुडविल कैलकुलेट होगी। क्लियर क्या? अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी होती है? एनसीआई की। एनसीआई देखो, एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट कितनी थी? कि जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया था उस दिन एनसीआई की वैल्यू कितनी थी? 12,500, ठीक है। बाद में एनसीआई के पास कुछ शेयर गया, कितना? 1000 का। ये 5000 के 2 टुकड़े हुए थे, तो प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर इज इक्वल टू 1000। तो कितना आया? 13,500। क्लियर क्या? तो थोड़ा सा आपको ये चीज समझनी है। और एक और वर्किंग नोट बनेगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, या इसे आप कह सकते हो पूरे ग्रुप की रिटेन अर्निंग्स, ठीक है।
दिन पर दिन मेरी राइटिंग है ना थोड़ी सी खराब होती जा रही है, तो राइटिंग के लिए आप देख लेना। बाकी तो कॉन्सेप्ट में आपको कमी आने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ठीक है। अब देखो पहले डी की खुद की रिटेन अर्निंग्स कितनी थी, 70,000 की। ठीक है, और रिटेन अर्निंग्स कितनी बढ़ गई, पोस्ट रिटेन अर्निंग्स 4,000। ये 5,000 के दो टुकड़े हो गए थे, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है इसमें से एक टुकड़ा तो कहां चला गया, एनसीआई के पास, और दूसरा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स में चला गया। क्लियर क्या, तो 4,000 और बढ़ गया। पोस्ट एक्विजिशन शेयर किसका है, ये पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, राइट। तो कितना हो गया, 74,000। ओके, अब इसके बाद क्या बनेगी, एक बैलेंस शीट बनेगी बस, और कुछ भी नहीं। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइट। इस क्वेश्चन को देखो आसानी से हो जाएगा, बट आप भी कोशिश करो इसको करने की, ठीक है, क्योंकि ये F7 का जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको वापस से रिफ्रेश करने की कोशिश करी है। तो पहले तो सबसे पहले क्या लेंगे, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, 85 प्लस 18, 1,03,000 का। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हट जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स हटा के ही तो अपन नेट असेट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फिर करंट असेट्स से पहले गुडविल लिख लो, ठीक रहता है। गुडविल कितना था, 22,500 था शायद, हाँ 22,500। फिर आप करंट असेट्स को ले लो, करंट असेट्स कितना है, 160 और 84 का, 244 का। ठीक है, अब शेयर कैपिटल ले लो, शेयर कैपिटल खुद की कितनी है, 65। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कोई चेंज था नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब शेयर प्रीमियम 35,000 एज इट इज लिख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लो या शेयर प्रीमियम लिख लो, एक ही बात है। रिटेन अर्निंग्स हमने पूरे ग्रुप की निकाली थी, अगर आपको याद हो तो 74,000, गलती मत करना। इसके ठीक नीचे एनसीआई आती है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, 13,500 का। क्या कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है क्वेश्चन में, नहीं, करंट लाइबिलिटी है 135 और 47, 182, 1,82,000। अब हो गया 1,03,000 प्लस 22,500 प्लस 244, तो आ गया 369,500 का। 65,000, 35,000 और 74,000, 13,500 और 182, 369,500। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं इसमें क्या किया अपन ने। इसमें प्री और पोस्ट का जो इशू है वो हमने समझा। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है हमेशा उसके दो शेयर करने हैं आपको, एक शेयर होल्डिंग के पास जाएगा और एक शेयर एनसीआई के पास जाएगा। ठीक है ना, होल्डिंग का जो शेयर है वो आप उसके रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देना और एनसीआई का शेयर एनसीआई में ऐड हो जाएगा। बस सिंपल सी बात ये है, और कुछ भी हमने नया नहीं किया, बाकी सब यही है सेम। ठीक है ना, गुडविल हमेशा याद रखना आपको किस दिन कैलकुलेट करनी है, जिस दिन कंट्रोल एक्वायर हुआ उस दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल के दिन। ठीक है, इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे चीजों को, फिर एसबीआर के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, थैंक यू।